देखो बच्चों, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, वो है हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। मतलब किसी साल्ट में अगर हम पानी डाल दें, ठीक है, जैसे कि हमने सिंपल एक हम जनरल फॉर्म में ले रहे हैं साल्ट को BA, एग्जाम्पल लेकर चल लेते हैं साथ में, जैसे कि NaCl, ठीक है। अब इसमें डालो पानी, पानी डालेंगे बेटा तो क्या होगा, जैसे इसमें पानी डालो, अब इससे तुम्हें पता लगेगा कि इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। ये सब इस चीज को समझ रहे होंगे कि भाई सोडियम तो यहाँ से OH नेगेटिव आयन को लेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये इसमें नेगेटिव है। वाटर के अंदर भी बेसिकली क्या है, H और OH ही तो है, तो उसमें OH हमारा नेगेटिव है और H हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव से मिलेगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, NaOH और HCl। तो ध्यान से देखो, जब कभी भी हम किसी साल्ट में पानी डालते हैं तो हमें बैक एक एसिड मिलता है और एक बेस। समझ में आ गई बात, B फॉर बेस, A फॉर एसिड। तो जब हम जनरल लिखेंगे तो B के साथ हम OH को दिखाएंगे और A के साथ हम H को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमने साल्ट की हाइड्रोलाइसिस की। अब जब साल्ट की हाइड्रोलाइसिस से हमें एक एसिड और एक बेस मिलता है, तो इसमें हम 4 कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है। अब समझो कैटेगरी किस बेसिस पर है। पहली कैटेगरी ये होती है कि जो एसिड और बेस हमें मिले दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर देखो बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, ध्यान करो बेटा, स्ट्रॉन्ग और वीक मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेफिनेशन लिखवाई थी, सेम बात एसिड और बेस पर भी अप्लाई होती है। जो पानी में घुलने पर, ठीक है, मतलब 100 मॉलिक्यूल डाले, जैसे 100 के 100 टूट गए, 100 के 100 ने H पॉजिटिव आयन दे दी। ऐसे ही कोई ऐसा बेस पानी में घोला हमने तो सारा टूट गया, जैसे मान लो 100 NaOH है तो 100 के 100 NaOH टूटकर Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बना लेंगे। तो जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं पानी में घुलने पर, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। क्लियर बेटा। अब या तो देखो भाई 4 बातें हो सकती हैं, सोचो कि जो भी एसिड और बेस बनेगा या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो, पहला केस, दोनों वीक हो, दूसरा केस, एसिड स्ट्रॉन्ग हो बेस वीक हो, या हमारा एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना, 4 पॉसिबिलिटी है। तो इसी बेसिस पर हमारे 4 टाइप की साल्ट हाइड्रोलाइसिस होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें मिल क्या रहा है। दोनों स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं, दोनों वीक मिल रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक मिल रहा है, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। समझ में आए बेटा बात। तो ऐसे इसमें 4 कैटेगरीज हमारी बनी हुई हैं। तो तुम बेशक इनकी सिर्फ हेडिंग्स को उतार लेना, ठीक है। तुमने अभी शायद वही नोट करे होंगे पॉइंट जिन पे मैंने टिक किया होगा, है ना, कि आगे नोट ही नहीं किए हैं, नहीं किया ना, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं किए तो देखो बेटा, इसमें एक कैटेगरी क्या है, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक क्या है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एक कैटेगरी क्या है, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और एक क्या है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बेटा, यहां तक आई बेटा बात समझ में। अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें चारों की एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखे होंगे, ठीक है। तो जहां जो भी कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसके नीचे लिखती जाऊंगी, जैसे ये मैंने, अब मुझे नहीं पता उसमें किस ऑर्डर में कैटेगरीज है, पर मैं यहाँ लिख दूंगी, जैसे दोनों ही स्ट्रॉन्ग है हमारे। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, स्ट्रॉन्ग बेस मिला और स्ट्रॉन्ग एसिड मिला। तो आई थिंक ये नोट्स में 4th कैटेगरी है तुम्हारी, है ना, जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है ना। चलो अब हम दूसरा ले लेते हैं, जब दोनों ही हमारे कैसे हैं, वीक हैं। तो CH3COO NH4, तो यहाँ पर ये हमारा दोनों ही से ही वीक एसिड और वीक बेसिस मिलेंगे। तो इसमें जब हम पानी डालेंगे तो एक हमारी एसिटिक एसिड बनेगी और एक हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है, ठीक है। तीसरा हम ले लेते हैं, जैसे CH3COO Na प्लस H2O। तो इससे एसिड तो हमारी वीक बनेगी और बेस हमारा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है बेटा। आ रही बेटा बात समझ में। अब तुम देखो बेटा, जब ये एसिड वीक बनेगी और बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो ये बनते साथ फिर टूटेगा,
ठीक है, टूट के यहाँ पर क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। तो जब कभी भी हमारी यहाँ पर एसिड तो हो अगर वीक, ठीक है, और बेस हो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग। ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा कैसा बनता है बेटा, बेसिक बनेगा। जब कभी भी हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ऐसे साल्ट की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेटा, तो क्यों जो भी चीज स्ट्रॉन्ग है वो अपने आयन देगी ना आगे चल के। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है। कई बार ऐसे ऑप्शनल में ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ न्यूट्रल बनेगा, दोनों ही बराबर टूट रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो दोनों बराबर टूटेंगे, तो ये दोनों कैसे बनेंगे, न्यूट्रल बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा, न्यूट्रल। ठीक है, ये भी कैसा बनेगा, ऐसे इनको अलग से करके लिख लो, ये इसकी पहचान रहती है हमारी। यहाँ पर भी कैसा बनेगा, न्यूट्रल, पर ये हमारा कैसा बनेगा, बेसिक। बेसिक कह लो या एल्कलाइन कह लो, एक ही बात है बेटा, तुम्हें दोनों ही नाम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा बेसिक या एल्कलाइन बनेगा। क्लियर। और अगर हम चौथा केस लें, जैसे कि यहाँ पर हमारा एसिड तो होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और बेस हमारा कैसा होगा, वीक, तो NH4Cl प्लस H2O, तो यहाँ पर एसिड बनेगी हमारी HCl, बेस बनेगा हमारा NH4OH। तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनी, और ये हमारा वीक बेस बना। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग है वो टूटेगी आगे और H पॉजिटिव आयन देगी, तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो एसिडिक मिलेगा। मतलब इतनी तुम्हें इससे टॉपिक की पहचान होनी चाहिए। क्लियर बेटा, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत। तो ये हमने किसको देखा, साल्ट हाइड्रोलाइसिस को। नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं, इनको नोट कर लेना बेशक बेटा बाद में। तो अब हम देखो बेटा, और कोई बच्चा साफ साफ जो नोट कर लेना, फोटो ही खींच के ग्रुप में डाल देना। ऐसा बच्चों को अगर उनको ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखेगा, एक इसका और एक हाउ कैन वी फाइंड आउट कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस ऑफ अ गिवन स्पेशीज, उसको भी साफ साफ लिख के असाइनमेंट की कॉपी में फोटो खींच के डाल देना। ठीक है, आपने NaOH लिखा लेकिन ये W सा लग रहा है। हाँ दिखाओ बेटा, कहाँ पर W लग रहा है, थर्ड में NaOH ही तो है। अच्छा ये मैम NW सा लग रहा है। अच्छा NW, अरे हाँ सही कह रही, मेरा भी ध्यान नहीं है। अब ठीक है, चलो। तो अब देखो बेटा, हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और देख लेते हैं, और एक लास्ट है बफर सॉल्यूशन। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, कर दो बेटा, इसको इरेज कर दो। नोट कर लिया सब, चलो कर दो। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, देखो कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जो स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं। स्प्रिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है कि जो पानी में बहुत ही कम घुलते हैं। ठीक है, जैसे कुछ चीजें तुमने ऐसे देखे होंगे कि पानी में घोलो, हल्की सी घुलती हैं और फिर बस नीचे ऐसे साबुत बैठने लग जाती है, ज्यादा नहीं घुलती। ठीक है, तो जो साल्ट पानी में बहुत ही लेस सोल्यूबल होते हैं उनको हम स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट कहते हैं, जैसे कि AgCl होता है। अब तुम देखो, अच्छा इतनी बात ध्यान रखना, कोई भी चीज जो कम टूटती है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे एसिड है, चाहे बेस है, चाहे साल्ट है, वो सब वीक की कैटेगरी में आते हैं, है ना। और वीक जो होते हैं उन्हीं की ही सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम आता है। भाई इक्विलिब्रियम तभी तो मेंटेन होगा जब साबुत भी हो और टूटा हुआ भी हो, दोनों चीजें हमारे पास हो। तो जैसे कि AgCl हमारा कैसा होता है, स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट होता है। मैं देख लेती हूँ नोट्स में इसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है, स्प्रिंगली सोल्यूबल नहीं कर रखा है यहाँ पर। चलो, जैसे AgCl उसमें भी लिखा हुआ है ना बेटा, उसके नीचे लिख लो स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट। स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट क्या होते हैं, जो साल्ट कम टूटते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट। ठीक है, जो कि पानी में कम घुलते हैं, वो हमारे स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब तुम देखो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तुमने 9th में पढ़ा होगा, संतृप्त विलयन। क्या होता है संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जैसे तुमने एक गिलास पानी लो, नमक डालते जाओ थोड़ा ना, सारी दुनिया जहां का नमक एक गिलास में घुल जाएगा, थोड़ी देर बाद घुलना बंद हो जाएगा,
तो मतलब जब वो संतृप्त हो गया, सेचुरेट हो गया, भर गया नमक से, अब और गुंजाइश नहीं है कि हाथ जोड़ने लग जाए, अब मत डाल मुंह में नमक, अब मैं कहाँ रखूं और इतना। तो मतलब उसकी गुंजाइश जितनी है उतना नमक उस गिवन वाटर ने, गिवन हमारा जो भी सॉल्वेंट है उसने ले लिया। उसके बाद अगर मैं और नमक डालूंगी तो क्या होता है, घुलेगा नहीं, बस गिलास में ऐसे ही नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। होगा ना बेटा ऐसे। चीनी ले लो, चाहे कोई भी चीज अगर हम घोल रहे हैं, तो जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी सॉल्वेंट की, किसी भी सॉल्यूट को लेने की, तो उतना अगर हम उसमें डाल दें तो वो बन जाता है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे अगर ज्यादा डालेंगे तो फिर वो नीचे ही बैठना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि ये बहुत कम घुलते हैं तो इनका बहुत जल्दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। ये गिवन वाटर में थोड़े ही घुलेंगे, उसके बाद हम और डालेंगे तो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। जब घुलना बंद हो जाए इट मीन्स कि उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बड़े जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो अब ये जब पानी में फिर क्या देगा हमें, ये देगा Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। ठीक है, इस पर भी अब मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाऊं तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और नीचे हमारा AgCl सॉलिड। ठीक है ना, भाई ये सॉलिड है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, इसको देखो मैं फिर अब इधर ले आऊं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा है तो इट बिहेव एज ए कांस्टेंट हियर, कांस्टेंट ही बिहेव करेगा। तो कांस्टेंट कांस्टेंट को मिलाकर हम एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज KSP, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट। उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, SP। समझ में आ रही बेटा बात, जो कि किसके बराबर होगी, उसी के भी आयंस के मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो solubility product of a salt is equal to ionic product of its ion present in its one molecule। अब तुम देखो कि भाई मान लो यहाँ पर हमारा AgCl के बजाय होता Na2SO4। ठीक है, तो मैं कैसे पुट करती, यहाँ पर Na पॉजिटिव रखती, पर Na पॉजिटिव कितने हैं इसमें, 2, तो इसकी पावर भी 2, each raised to the power which is equal to its number of, which is equal to its coefficient in a balanced chemical equation। जैसे भाई हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो जो भी हमारा, भाई जब इसको मैं तोड़ूंगी तो ये ऐसे तो बनेगा, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ऐसे बनेगा ना इसको तोड़ूंगी तो ये पावर बन जाएगी और एक हमारा इसमें सल्फेट आयन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो किसी और पर अप्लाई करना वो पूछ ले, तो अगर वो एक से ज्यादा है, अब ये SO4 में नहीं है, समझो कि भाई ये 4 है, सल्फेट आयन का तो पूरा स्ट्रक्चर ही SO4 2 नेगेटिव होता है। भाई सोडियम आयन का स्ट्रक्चर तो Na पॉजिटिव होता है ना बेटा। ठीक है, तो ऐसे आयंस की भी तुम्हें सबकी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी मैंने 9th में भी बताई थी, 12th वालों को मैंने पूरी एक टेबल बनवा रखी है सारे केटायन एनायन की। ठीक है, तो कभी जरूरत हो तो तुम्हें मैं वही दिखा दूंगी। क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट देखो बफर सॉल्यूशन क्या होती है। हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ, एक कॉमन आयन इफेक्ट और छोटा सा है, देखो बेटा उसको भी मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा सा। कॉमन आयन इफेक्ट, इसमें ना ली चैटलियर प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बेटा, जैसे कि मान लो एसिटिक एसिड है मेरे पास। ठीक है, ये मैं क्या बता रही हूँ, कॉमन आयन इफेक्ट। नाम से तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि कोई आयन अगर कॉमन होता है सॉल्यूशन में तो उसके वजह से क्या इफेक्ट पैदा होता है, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। देखो एसिटिक एसिड को हमने तोड़ा, हमने पानी में घोला, एक वीक एसिड होती है, तो इक्विलिब्रियम आएगा, एसिटेट आयन बनेंगे और H पॉजिटिव आयन बनेंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर मैंने सोडियम एसिटेट को डाल दिया, ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरा टूटेगा, तो सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हमारा एरो बनेगा। तो ये हमारा CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बनेगा। कौन सा आयन कॉमन है बताओ, एक आयन कॉमन दिख रहा है तुम्हें, CH3CO नेगेटिव, उसको कहते हैं एसिटेट आयन। क्या कहते हैं बेटा उसको, एसिटेट आयन। ये क्या है हमारा एसिटेट। ठीक है, और ये हमारा सोडियम आयन है। अब तुम मुझे बता सकते हो, यहाँ ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा,
ये आयन जब बढ़े तो ये एक ही तो है, उसी पानी में पहले ये डाला, फिर उसी पानी में हमने सोडियम एसिटेट डाल दिया, उसके डालने से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो मुझे बताओगे अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड। समझ में आई बेटा बैकवर्ड क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन बैकवर्ड। तो कॉमन आयन इफेक्ट को हम उस जगह यूज करते हैं कि भाई मान लो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इक्विलिब्रियम आ जाता है, टूट जाते हैं, हम नहीं चाहते कि बिल्कुल भी टूटे, हमें इंटैक्ट फॉर्म में चाहिए, तो हम उसका कोई कॉमन आयन वाला, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर देते हैं। तो कॉमन आयन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड में चलेगा, तो जो थोड़ा बहुत भी इधर टूट रहा था वो नहीं टूटेगा और रिएक्शन हमारा बैकवर्ड में मूव कर जाएगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमेशा क्या होता है? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, या वी कैन अवॉइड द डिसोसिएशन ऑफ एनी साल्ट। ठीक है, हम किसी भी चीज के साल्ट हो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, हम उसके टूटने को कुछ हद तक रोक सकते हैं बाय क्रिएटिंग कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो इसमें अच्छा लिखा हुआ है, बस सिंपल एक लाइन और एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है। अब लास्ट देखो बेटा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का भी एक एग्जांपल है। ठीक है, देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा, ये तुम मानोगे कि जैसे मान लो कोई एसिड है, हमने उसका पीएच नोट किया, 7 से कुछ कम आया, मान लो 5 आया। बेस है, मान लो उसका 8 आया। ठीक है, अब किसी एसिड में तुम और एसिड डाल दोगे और फिर पीएच नोट करोगे तो थोड़ा पीएच और कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा एसिडिक हो गया। अब उस एसिड में मान लो तुम थोड़ा सा बेस डाल दोगे तो थोड़ा पीएच बढ़ जाएगा, है ना? समझ में आ रही बेटा बात? पर एक ऐसा घोल जिसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने से उसकी पीएच की वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े, ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि हम इसको भी कह सकते हैं, हमने एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का घोल ले लिया, अब इसमें थोड़ा बहुत डालोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको पहले ही बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जा रहा है। समझ में आ रही है बेटा बात? तो बफर सॉल्यूशन बेसिकली या तो किसी साल्ट का पानी का घोल होता है, या अगर एसिड या बेस का होता है तो उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐड हो रहा होता है, मतलब मिक्सचर होता है फिर वो दो का। समझ में आ रही बेटा बात? मतलब सिंपल होते क्या है, बफर्स क्या होते हैं? जो थोड़े से एसिड और थोड़े से बेस के ऐड होने के इफेक्ट को झेल सके एक तरीके से। ठीक है, कि थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने से किसी सॉल्यूशन के अगर पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और जिस तरीके से वो अपने उस फर्क को रोकता है उसको हम बफर एक्शन कहते हैं। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो ये हमारा सारा केमिकल इक्विलिब्रियम था। ठीक है,